बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज भी बहुत लंबी जाएगी इसकी, तो आप लोगों को ढंग से पढ़ना है शुरू से ही, और इसमें कमांड बना ली तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल 8 जो चैप्टर है इनमें से 8 में से 50 नंबर का कवर हो जाता है। तो देखो रेशियो कैश फ्लो दोनों ही साथ में चलेंगे, रेशियो होने के जस्ट बाद में कैश फ्लो आ जाएगा क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग और फिर बजट, फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल में जाना ही पड़ेगा, शेयर कैपिटल डिबेट, फाइनल अकाउंट और भी कोई वैल्यूएशन होगा। तो देखो आपको रेशियो के बारे में मेरे हिसाब से सबका रेशियो पढ़ा हुआ होता है अपना, अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर से आपका कुछ ना कुछ इसमें नॉलेज होता है। 12th में अलग लेवल है, हालांकि यहाँ पे अलग लेवल है, कुछ फार्मूले भी हो सकता है उसमें कम ज्यादा होंगे। ये चैप्टर आपके बीकॉम सेकेंड ईयर में भी काम आएगा, 20 नंबर का सवाल इसमें पक्का आना होता है कॉलेज में। तो रेशियो देखो, एक आपको रेशियो की बात शुरू करूं उसके पहले, हालांकि इसमें थीम में आ भी जाएगा। रेशियो की अगर बात करते हैं तो ये किसका निकाला जाता है रेशियो? यहाँ पे एक तो मैथ्स में भी होता है रेशियो, मैथ्स में तो कोई भी चीज का निकाला जा सकता है, पार्टनरशिप की, कैपिटल का, कोई दो चीजें आपस में मिक्स की जा रही है उनका, कोई दो जनों की सैलरी का, वो तो मैथ्स होती है। यहाँ पे जो रेशियो का टॉपिक आप पढ़ रहे हो, रेशियो एनालिसिस, इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये वित्तीय विवरण विश्लेषण का एक प्रकार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक टेक्निक है। सुना है क्या नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट? और आगे एक वर्ड और जोड़ रहा हूं मैं, क्या? एनालिसिस। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हम लोग सीखते ही हैं कि अकाउंट्स में ये मेन काम होता है, P&L बैलेंस शीट बनाना कंपनियों की, हम सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो अलग अलग वैल्यूज का ही पता चलता है, बस कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी, हमें सब चीजों की वैल्यूज पता चलती है। लेकिन ये पता नहीं चलता ना, एक मेरे को बात बताना, थोड़ा सा आज कैमरे का फोकस चेंज है, आपको क्वालिटी में कोई फर्क लगे ना तो बता देना मुझे। अभी पता चल रहा है क्या कुछ? नो सर। पहले से कुछ आइडिया लग रहा है क्या आप लोगों को कि कुछ कैमरा या मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ किसी को? सही है सर। नहीं है चेंज? तब तो बढ़िया है, हमारी भी सुविधा होगी। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर बात करें वित्तीय विवरण की, तो मैंने आपको कहा रेशियो तो इसका एक पार्ट है, वित्तीय विवरण हम बनाते हैं, फिर उनका एनालिसिस करना जरूरी होता है, क्योंकि P&L बैलेंस शीट अपने आप में कोई नतीजे पे नहीं पहुंचते। आपने अपनी कंपनी की P&L बैलेंस शीट बना ली तो आप क्या पता लगाओगे उससे? बैलेंस शीट बराबर हो गई, बस इतना हो गया तो आप खुश हो जाओगे कि सर मेरा आंसर मैच हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप जब उसका पिछले वर्षों से या चालू वर्ष के रिजल्ट की आपस में एक दूसरे फिगर से कंपैरिजन जब नहीं होगी, कोई उनका अनुपात नहीं निकालोगे, परसेंटेज नहीं निकालोगे, तब तक आपको उससे कोई डिसीजन नहीं पता चलेगा, आपके परफॉर्मेंस का ये पता नहीं चलेगा कि पिछले साल से गुड है या बैड है, आपकी परफॉर्मेंस गिरी है या बढ़ी है, ट्रेंड क्या चल रहा है बिजनेस का। ये सारी चीजें जानना किससे पॉसिबल हो पाता है? रेशियो से पॉसिबल हो पाता है। मीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ये तो होता है अकाउंट्स का पार्ट, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट, और आगे वर्ड मैंने क्या लगा दिया? एनालिसिस, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। मीन मैनेजमेंट को डिसीजन लेने के लिए जो सूचनाएं चाहिए वो हम इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके हम वो सूचनाएं तैयार करते हैं। मैनेजमेंट जो होता है ना, टॉप मैनेजमेंट कंपनियों का, वो डिसीजन लेता है, तो उसको हम P&L बैलेंस शीट से डिसीजन लेने के लिए नहीं कह सकते, वो कहेगा कि इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट लाओ, कॉमन साइज स्टेटमेंट लाओ, इसके साथ में जैसे आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो, और भी कई टेक्निक होती है, मार्जिनल कॉस्टिंग, और ये रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस, ऐसे 6-7 टेक्निक है। तो उनसे अलग अलग वो कंक्लूजन निकालते हैं, अलग अलग वो डिस्कशन करते हैं, और फिर उसी के आधार पे फ्यूचर से जुड़े हुए डिसीजन लेते हैं। इट मींस रेशियो जो है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक पार्ट है, इसलिए ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। इसको आप पढ़ोगे तो कॉलेज में इसको एफएम में डाला हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एफएम भी बोल सकते हैं इसको, हालांकि अपने एफएम वाली जो बुक है उसमें नहीं डाला हुआ ये चैप्टर, लेकिन एफएम में सवाल पक्का आता है रेशियो का 2-3, मतलब एफएम वाली बुक में है नहीं ये चैप्टर, लेकिन एफएम में इसके रेशियो आते हैं, वो अपने आप में अंडरस्टूड सी बात हो जाती है कि हाँ एफएम का इसको थोड़ा बहुत वो उसका भी पार्ट मान लेता है। आप लोगों ने 12th में पढ़े हो तो आपने शायद रेशियो वो भी करीब करीब सारी इसमें आ जाएंगे, जितने भी पढ़े ना सेकेंड ईयर 12th, लेकिन 12th वाले तो रटे होंगे आप लोगों ने, या नहीं रटेगे? कई जने तो अभी 2-3 साल में तो 12th बहुत ही स्पेशल पढ़ के आए। तो देखिए इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस
इन्वॉल्व, पहले देखो इसमें ये बात, इसकी रेशियो की बात में चालू करेगा, पहले किसके बारे में बताएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसकी सारी विधियां, फिर उनमें से एक विधि है कौन सी, रेशियो। तो फिर हम बात किस पे जाएंगे, रेशियो। इनको पढ़ाने में देखो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को पढ़ने में, कि इनकी थ्योरी का भी आपको नॉलेज रखना है, टॉपिक का हर का, और प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। मीन एक तो होता है रेशियो, कोई पढ़ाना चालू करता है टीचर सीधा फार्मूला की ये करंट रेशियो हो गया, इक्विटी रेशियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक हमें क्या होता है अपने सीएस में, क्या थ्योरी भी उतना ही वेटेज रखती है जितना प्रैक्टिकल है कि नहीं। तो हर टॉपिक की थ्योरी है, मॉड्यूल में से बनाए हुए पॉइंट है, मॉड्यूल में से बनाई हुई थ्योरी बुक है, तो आप लोग थ्योरी भी उतनी याद किया करो। जैसे मैं आपको पढ़ने को बोला है कि आप घर जाके पढ़ना है तो खाली फार्मूले नहीं याद करने, थ्योरी को भी रीड आउट करना है कि इस थ्योरी में से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, देखो पूरा नाम बोल रहा है, खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या शामिल करता है, ये कह रहा है इन्वॉल्व, इसमें शामिल है द एग्जामिनेशन ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या चीज चेक की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में, इसमें ये कह रहा है इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन, इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। किसकी जांच पड़ताल की जाती है, रिलेशनशिप, इसमें रिलेशनशिप देखा जाता है, किस किसके बीच का रिलेशन देखा जाएगा, बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नंबर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग डेटा होते हैं, अलग अलग हमें जो सूचनाएं मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनके बीच में रिलेशन देखा जाता है। एंड द ट्रेंड इन दोज नंबर, और साथ ही साथ उनके बीच में क्या ट्रेंड चल रहा है वो भी देखा जाता है इन दोज नंबर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड किसको बोलते हैं, किसी को आइडिया हो तो? ये कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीन हो गया रिलेशन चेक करना, किसके बीच में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो अलग अलग नंबर्स है, वैल्यूज है, उनके बीच में, और ट्रेंड का पता लगा। ट्रेंड मीन होता है एक दिशा। डेटा क्या होते हैं हम देखते हैं तो कई बार पता चलता है कि पिछले 10 सालों से सेल अपनी बढ़ रही है, इस रेट से बढ़ रही है, इस रेट से गिर रही है, तो वो एक ट्रेंड होता है। जैसे अभी कोरोना के केस को सरकार ट्रेंड के तौर पे डेली एनालिसिस कर रही है, पहले शादी में आने वालों की संख्या लिमिटेड, फिर 200, फिर 100, फिर 50 करेगी, फिर 20 करेगी, और फिर कहेगी करो ही मतलब शादियां इस टाइम। तो वो किसके आधार पे करती है, वो डेली के केस देख के उसी के आधार पे करते हैं ना ये लोग, कि अभी अपने कोरोना का जो अपने रेट चल रहा है वो 3.8 है, और 3.8 कोई टाइम पे भी 10 दिन पहले 0.6 था। आज कोरोना की वो जो अपने ग्रोथ रेट है वो कितनी निकल गई, उनमें ग्रोथ रेट नहीं, वो उसमें जो सैंपलिंग की रेट है वो 3.8, और वो कह रहे हैं कि ये 5 पे पहुंचते ही हम क्या कर देंगे, इनको अनकंट्रोलेबल डिजीज डिक्लेयर कर देंगे। तो कितना दूर है 5, 3.8 आ गया। आपको पता है 6 दिन पहले 6000 केस थे ऑल ओवर इंडिया, और कल की डेटा कितने आए ऑल ओवर इंडिया, 36,000 है। आप तो खुश हो रहे होंगे ना, मास्क लगाए तो अपन चपेट में ना आ जाए। और दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन हो रहा है, तो 18 से बिलो की अगर आप में से कोई है, क्या कोई बिलो 18 नहीं है तो बड़े हो गए, तो वैक्सीन लगवा लेना। अगर किसी की बाकी हो ना तो वैक्सीन लगा लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का इसमें रिस्क खत्म हो जाता है, ये जरूरी चीज है। पिछले साल भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कोरोना वैसे तो हो गया था लास्ट ईयर, पिछले लास्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर जो लहर आई थी इसके अंदर, इसमें बहुत सारे लोग चपेट में आए, पेरेंट्स चपेट में आए थे, मतलब डेंगू की तरह ही हालत थी। वो केस क्या हम डायरेक्टली डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन उस टाइम क्या बच्चों के पेरेंट्स के फोन आते थे तो ये स्थिति आती कि सर कोरोना हो गया, ये हो गया, वो। तो ये स्थिति जो है वापस अब हो सकती है, और ज्यादा खतरा किनको है, बिलो 18 वालों को या बुजुर्ग लोगों को। तो बात क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। इसमें ट्रेंड जो होता है वो भी पता चलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ट्रेंड कोई चीज का तभी निकलता है जब कोई डेटा लंबे पीरियड का पता चले, 5 साल 2 साल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से बात करें तो पीरियड लॉन्ग पीरियड होगा, 5 साल 10 साल का होगा। ये कोरोना में तो क्या दिन दुगुने चौगुने केस हो रहे हैं, तो इनमें तो डेली बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एनालिसिस ये क्या कह रहा है देखो आगे। इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ए फर्म by adaptively establishing a relationship between the detail of balance sheet and the P&L account of the enterprises। क्या कह रहा है ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो करते हैं ना हम, ये क्या है, तो ये कह रहा है इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को क्या कह रहा है, ये एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इससे किस चीज का पता चल जाएगा, एनालिसिस करेंगे तो हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, और साथ ही साथ किसका पता चल जाएगा, वीकनेस का।
ऑफ ए फर्म बाय अडेप्टिवली एस्टैब्लिशिंग ए रिलेशनशिप, क्योंकि इससे हम रिलेशनशिप का पता लगा सकते हैं किसके बीच में, जो अलग अलग डिटेल होती है ना बैलेंस शीट की और पी&एल की ऑफ द एंटरप्राइज। इससे पता चल जाएगा हमारे डेब्ट किस स्पीड से बढ़ रहे हैं, फिक्स असेट्स में डेप्रिसिएशन कैसे लग रहा है, फिक्स और करंट के असेट्स का रेशियो क्या है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का रेशियो क्या है, जीपी रेशियो क्या है, एनपी रेशियो क्या है, अलग अलग बहुत सारे आपको रिलेशन पता चलते हैं। इट इज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, इसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं बिटवीन वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर, अलग अलग जो फाइनेंशियल फैक्टर है, वित्तीय घटक है, उनके बीच में, एक्टिव इन ए बिजनेस, जो एक बिजनेस में एक्टिव है उन फैक्टर के बीच में, एज डिस्क्लोज्ड बाय द सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट। इट इज ए स्टडी, ये कह रहा है ये वो स्टडी है ऑफ द रिलेशनशिप, जिसमें हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, किसके बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर के बीच में, जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जो बैलेंस शीट या स्टेटमेंट से पता चलता है। देखो हालांकि रेशियो आप बात करेंगे ना आगे, तो रेशियो के लिए कम से कम 2 फिगर चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए, एक अकेली वैल्यू का रेशियो थोड़ी निकल पाता है, 2 वैल्यू। और वैसे भी रिलेशन की बात कर रहा है तो रिलेशन अकेली चीज का नहीं होता, रिलेशन का मीन हमेशा क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू तो चाहिए। अब देखो इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, अभी सारी बात किसकी चल रही है भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की चल रही है, तो इसके बारे में आपको बातें बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या बता रहा है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की। वैसे तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, मेन मकसद मुख्य उद्देश्य क्या होता होगा, ये मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना आसान करता है, मैनेजमेंट जो है उसको सूचनाएं प्रोवाइड करवाता है, डिसीजन लेने के लिए पी&एल बैलेंस शीट नहीं बल्कि क्या चाहिए, एनालिसिस चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव में पहला ये करा टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट एंड एनालिसिस द पास्ट रिजल्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्निंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। क्या कह रहा है ये पहली बात, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट। देखो इसमें सब जगह से क्वेश्चन आए हैं, आपको ये भी मैं बता दूं, तो कोई भी चीज को इग्नोर मत करना, आप एक्सरसाइज करोगे फिर आपको सर मेरे को तो ऑब्जेक्टिव याद नहीं थी, तो वो ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वगैरह में ऐसे नहीं पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप एमसीक्यू जानते हो, एग्जाम वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाते हैं एक पेज के, है ना, वो देगा फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नीचे 7-8 पॉइंट बना देता है, फिर इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्ट है, नीचे पहला, तीसरा, चौथा, पहला, 7वां, 8वां, ऐसे 4-4, 5-5 के आपको उनमें छांटने पड़ते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है और ये नहीं। तो मुश्किल काम होता है ना या आसान होता है, मुश्किल होता है। वैसे क्वेश्चन सिंपल नहीं आते, ये आजकल थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या करता है, वो बड़ा क्वेश्चन बनाएगा जिसको पढ़ोगे तो भी जोर आएगा, और फिर नीचे आपको चारों ऑप्शन ही सही लगेंगे और वो 7-8 भी सही लगेंगे कि सर ये सारे ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन याद पॉइंट रहेंगे तो उनमें से कोई ना कोई सा नहीं भी होगा। तो पहला क्या कर रहा है ये, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, बजट बनाने में मदद करता है। बजट सब सुना आप लोगों ने, बजट होता है फ्यूचर का, कि हम आज प्रेजेंट में हमारा रिजल्ट जो आ चुका उससे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं कि भविष्य में हमें किस पद पे कितना खर्चा करना है, कोई काम कैसे करना है, कब करना है, तो वो क्या कहलाता है, प्रोग्रामिंग बजट कहलाता है। तो ये बजट में मदद करता है, मीन फ्यूचर डिसीजन लेने में। टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट एंड एनालिसिस द पास्ट रिजल्ट, और ये पास्ट रिजल्ट का एनालिसिस करता है विथ रेस्पेक्ट टू अर्निंग, अर्निंग को ध्यान में रखें और फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखें। तो इसमें पहले पॉइंट में क्या आ गया, मेन वर्ड हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, अंडरलाइन कर सकते हो। मेन चीज क्या, ये क्या मदद करता है, अपनी बजट बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है ये, टू मेक इंटर फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फर्म इजी, टू मेक इंटर फ्रॉम, दूसरा पॉइंट ये क्या कह रहा है, टू मेक इंटर फ्रॉम कंपैरिजन, ये आपस में 2 फर्मों की कंपैरिजन भी आसान करता है। टू मेक इंटर फ्रॉम कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर फ्रॉम इजी, 2 फर्मों की कंपैरिजन करना भी इसी से आसान होता है। देखो बैलेंस शीट के टोटल से कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हो, आपकी पहली फर्म का सर बैलेंस शीट का टोटल 100 करोड़ है, दूसरी का 80 करोड़ ही है, तो दूसरी फर्म वीक होगी, नहीं, अरे हो सकता है दूसरी पहले से फिर भी ज्यादा कमाने के अंदर अच्छी हो, दूसरी का आपने देखा जाए तो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो ज्यादा हो पहले से। मीन बैलेंस शीट कुछ नहीं बताता अपने आप, वो सिर्फ फिगर्स और कुछ नहीं है, सारा डिसीजन किससे होता है, इसी से। तो 2 फर्मों की कंपैरिजन भी किससे होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इनके लिए एक और भी तरीके होते हैं, खाली रेशियो नहीं होता, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपने सुने हो, तो इनमें भी 2 फर्मों की आपस में वैल्यू जांची जाती है, रेशियो तो है ही। तीसरा है टू स्टडी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ फर्म, ये सारे पॉइंट मॉड्यूल के हैं, मेरी तरफ से नहीं है, आप जैसे दिए हुए वैसे ही इनको मतलब अपना, इनके अलावा पॉइंट मिले ना तो वो सही भी लग रहा हो तो भी उसको क्या मानना है, गलत मानना है, जो पॉइंट अगला मॉड्यूल के हिसाब से पेपर बनाना है।
तो टू स्टडी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, मीन फर्म की ये भी स्थिति चेक करना। सॉल्वेंसी सब सुना होगा आप लोगों ने। सॉल्वेंसी मीन क्या हम अपने डेब्ट को टाइम पर चुका पाएंगे क्या, वही तो होती है सॉल्वेंसी, डिस्चार्ज कर पाएंगे क्या अपने ऑब्लिगेशन को। शॉर्ट टर्म का मीन क्या हो गया, जो छोटे पीरियड के ऑब्लिगेशन है 1 साल से छोटे उनको चुका पाएंगे क्या। और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन का मीन क्या हो गया, जो लॉन्ग पीरियड का कोई लोन है, डिबेंचर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर, इनका पेमेंट कर पाएंगे। तो तीसरा मकसद ये हो गया, स्टडी द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। चौथा क्या आता है, टू इनेबल द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी एज वेल एज फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एंटरप्राइजेज। छठवां क्या दे रहा है, चौथा पॉइंट क्या दे रहा है, टू इनेबल द कैलकुलेशन। इसमें हम ये कह रहे हैं, ये भी कैलकुलेशन सीख जाते हैं। किसकी कैलकुलेशन, प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी हमारी कितनी है और फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी हमारी कितनी है, दोनों का अंदाजा लगा सकते हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, अंदाजा लगा। छठवां पॉइंट है, टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो हमारे पास रिसोर्स है उनके बारे में रिलायबल इंफॉर्मेशन पता चलता है। इससे हमें पता चल जाता है कि कोई रिसोर्स कितना यूज हो रहा है। जैसे खास तौर पे आप टर्नओवर रेशियो निकालते हो ना, आपने सुना कि स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, करंट असेट टर्नओवर, फिक्स्ड असेट टर्नओवर। तो बहुत सारे टर्नओवर रेशियो होते हैं, वो सब अपने रिसोर्स का यूटिलिटी बताते हैं कि कितना वो यूटिलाइज हो रहा है। जितना टर्नओवर ऊंचा होगा उतना ही वो रिसोर्स अच्छे से यूज हो रहा है। तो टू प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिसोर्सेज। और लास्ट है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेज। तो छठवां आ रहा है, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। किसको लेकर के वित्तीय सूचनाएं उपलब्ध कराना, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और हमारे ऑब्लिगेशन। रिसोर्स बोलते हैं एसेट्स को, ऑब्लिगेशन बोलते हैं लायबिलिटी को। तो उनको लेकर के सूचनाएं प्रोवाइड करना। तो 7 उद्देश्य हो गए क्या, 6 हुए, 6। बजट बनाना, सेकंड आ गया इंटरफर्म कंपैरिजन, थर्ड क्या आ गया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का स्टडी, और चौथा क्या आ गया प्रेजेंट और फ्यूचर की अर्निंग कैपेसिटी की स्टडी, पांचवा रिलायबल इंफॉर्मेशन हमारी रिसोर्स की, और छठवां क्या आ गया इकोनॉमिक रिसोर्स और ऑब्लिगेशन, इन दोनों का बताना। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर कौन कौन होते हैं। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं और इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने दोनों के यूजर मान सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी और इसके एनालिसिस के भी। यूजर का मीन क्या हो गया, जो जो इन सूचनाओं को यूज करते हैं अपने डिसीजन लेने में। कौन काम में लेते हैं, जैसे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर तो मेन कंपनी की होती है, वो उसी के आधार पे कोई प्रोजेक्ट भविष्य में लगाना है कि नहीं लगाना है, डिविडेंड देना है कि नहीं, बोनस शेयर देना है कि नहीं, कोई भी मर्जर एक्विजिशन और बड़े बड़े डिसीजन इसी से लेते हैं। लेंडर, बैंक, लेंडर में कौन आ गया, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो हमें पैसे उधार देते हैं, तो पहले ये तो देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो उसकी वायबिलिटी क्या है। तीसरा इसके बाद में कौन आ जाता है, मैनेजमेंट। हमारी कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, मेन तो देखा जाए तो मैनेजमेंट के काम आते हैं ये डिसीजन लेने के। मैनेजमेंट तो डेली के रूटीन के डिसीजन इन्हीं के आधार पे लेता है। और पब्लिक में सारे लोग आ गए जो भी कल को भविष्य के शेयर होल्डर हो सकते हैं, भविष्य के और कोई हमारी कंपनी के स्टेक होल्डर हो सकते हैं। गवर्नमेंट, इसी के आधार पे गवर्नमेंट भी अपने डिसीजन लेती है, टैक्स वगैरह लगाती है। और कौन आ गया, लेबर एंड ट्रेड यूनियन। ये कौन हो गए, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग। तो ये 6 लोग आ गए, शेयर होल्डर, लेंडर, मैनेजमेंट, पब्लिक, गवर्नमेंट और लेबर। ठीक है। अब देखो इसके आधार पे टेक्निक या सोर्सेज उसकी बात कर रहा है। टेक्निक और सोर्सेज दो चीजें, पहले सोर्सेज आते हैं नीचे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके आधार पे तैयार किया जाता है उसकी बात करें, एनालिसिस की नहीं। हम केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं P&L बैलेंस शीट लास्ट में, वो किसके आधार पे तैयार करते हैं, तो उसकी कुछ खास बातें बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में भी 5 पॉइंट पढ़ोगे। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो रिकॉर्डेड फैक्ट के ऊपर आधारित होते हैं। रिकॉर्डेड फैक्ट का मतलब हम बैलेंस शीट P&L में जो भी चीज लिखेंगे वो पहले अकाउंट्स में लिखी हुई है, फिर उसको हम क्या करते हैं बैलेंस लेके बैलेंस शीट में लिखते हैं या P&L में लिखते हैं। तो रिकॉर्डेड फैक्ट पे आधारित हो गई। सेकेंड, अकाउंटिंग कन्वेंशन। हम जो बनाते हैं ना, आपने सुना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अकाउंट्स को तैयार करने में बहुत सारी परंपराएं भी काम आती है। लेखांकन की कन्वेंशन बोल दो, कंसेप्ट बोल दो, वो भी काम आती है। तीसरा है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब हो गया इनके प्रारूप बने हुए फॉर्मेट। फॉर्मेट को भी तो फॉलो करना पड़ता है ना, P&L बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो इसका कौन सा है फॉर्म, शेड्यूल 3 पे लिखा हुआ है कंपनी एक्ट की शेड्यूल 3 जो है ना, उसमें P&L बैलेंस शीट के फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है, पोस्टुलेट्स। चौथा है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट निजी निर्णय, जिसका मतलब हो गया कि भाई
खुद जो अकाउंट तैयार करता है ना, कई चीजें उस अकाउंटेंट के खुद की बायसनेस पे भी डिपेंड करती है कि वो खुद किस तरीके से क्या सोच के डिसीजन लेगा। कई चीजों में वो खुद का मतलब उसका पर्सनल व्यू, पर्सनल विचारधारा वो भी मैटर करती है। आप एग्जाम पेपर देते हो, लेकिन एग्जाम में आपसे ज्यादा रोल, मैं आपको बता दूं, एग्जामिनर का रहता है। आपसे ज्यादा रोल किसका है? एग्जामिनर का। वो कितना खड़ूस है, कितना शरीफ है, कितना दयावान है ना। इन तीनों चीजों का रोल रहता है। वो जिस क्वेश्चन में आपके 5 में से 5 आनी चाहिए, वो कितना देके राजी कर सकता है? 1 नंबर। 5 में से 2 भी दे सकता है, 5 में से 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है ना। कई बार हो सकता है अनचेक भी रह जाए। बहुत सारी होती है इनमें चीजें। और फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर उसने 0 भी दे दिया ना 5 में से, आपका क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट सही है लेकिन 0 भी दे दिया, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको मैं बता दूं। इसमें कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलती आपको, ठीक है ना। कि आप लोग ये कहो कि मेरे को सुनकर के नंबर दिए जाए, इसके अंदर कितने आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकता कि आपके इस क्वेश्चन में 5 में से 5 आने चाहिए। अब एक बार एग्जामिनर ने दे दिया तो इसका फर्क बहुत पड़ता है। कई बार ये होता है कि जिस पेपर में हम सोचते हैं 50, उसमें आ जाते हैं 60, 50 वाले में कई बार आ जाते हैं 30। तो ये दोनों अपने से ज्यादा, अपन तो घर पे आके जोड़ते ना कई जने कि इसमें 5 में से 2.5 तो आई जानी चाहिए, इसमें 2 तो आई जानी चाहिए, इसमें 4 तो आई जानी चाहिए। अपने को कभी आंसर शीट मंगा के देखो, जिसमें 2 अपने सोच रहे थे उसमें वो 4 दे देता है, कई बार 4 सोच रहे थे उसमें वो 1.5 दे देता है। और कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हम ज्यादा से ज्यादा अनचेक को चैलेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप लोग इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा आस्तिक भी बनो, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा रोल कौन निभाएगा? ऊपर वाला। देखिए टेक्निक है, सोर्सेज पढ़ रहे थे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के। पहला आ गया रिपोर्टेड फैक्ट। दूसरा क्या चीज पे डिपेंड करता है? कौन सा है सोर्स? कन्वेंशन। कन्वेंशन भी बनाने के काम आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा पोस्टुलेट्स, फॉर्मेट जो बने हुए इनकी। चौथा पर्सनल जजमेंट, उनकी खुद की विचारधारा काम आती है। और पांचवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बने हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और गाइडेंस नोट, तो वो भी अपने को इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि कैसे बनाने हैं, उन सब के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब देखो एक सबसे मेन चीज आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, वो आ रहा है फॉलोइंग टेक्निक आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने में नीचे बताई हुई टेक्निक काम में आती है। इनके बारे में आपने देखा है कोई चैप्टर जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ। दूसरा कॉमन साइज, कॉमन साइज और कॉम्पेरेटिव, ये दोनों का एक चैप्टर पहले तो चलता था 12th में। हाँ है, जैसा भी है। कॉम्पेरेटिव, कॉमन साइज, ये 2 टेक्निक शुरू की अगर बात करें, इनमें तो क्या होता है, बैलेंस शीट की वैसी बनती है, बस उसमें क्या हो जाते हैं आगे 2 कॉलम और बना दिए जाते हैं। जैसे बैलेंस शीट में 2 फिगर दिखाते हैं आपको, मैं बता दूं, एक तो करंट ईयर की, एक प्रीवियस ईयर की। तो हर बैलेंस शीट कॉर्पोरेट सेक्टर में 2-2 कॉलम वाली होती है। फिर आगे 2 कॉलम और बनाए जाते हैं। कॉम्पेरेटिव वाले में तो कौन से बनाए जाते हैं? 2, बताओ। कॉम्पेरेटिव में पिछले साल और इस साल की फिगर के बीच में चेंज देखा जाता है। जैसे पिछले साल मान लो कोई 100 लाख है, 100, और इस साल 120 लाख हो गई, तो कितना चेंज हो गया? 20 लाख का चेंज हो गया ना। तो वो 20 लाख बट्टा पिछले साल की फिगर इनटू 100 करते थे, नहीं आता ना चेंज। पहले निकालते थे एक कॉलम में तो अब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, पिछले साल और इस साल की फिगर का अब्सोल्यूट चेंज। हालांकि अपने कोर्स का पार्ट नहीं है, मतलब इनका खाली नाम ही ध्यान रखना है, लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं आपको। तो कंपैरेटिव में तो हम क्या करते थे, एक कॉलम बनाते थे जिसमें पिछले साल और इस साल में चेंज पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हुआ है वो लिखते थे, और दूसरे कॉलम में परसेंटेज में बदल देते थे उसको, चेंज बट्टा लास्ट ईयर फिगर, और इनको क्या करते, करंट ईयर फिगर लिखते थे या लास्ट ईयर से मुझे याद नहीं, लेकिन बट्टा के नीचे फिगर आती थी और इनको में। कॉमन साइज में क्या करते थे? कॉमन साइज को शायद मुझे याद है जहां तक 100% वाली स्टेटमेंट भी बोलते हैं, 100% वाली, क्योंकि इनका टोटल क्या होता था? 100 होता था। इसमें क्या होता है, कॉमन साइज वाले में हर आइटम की वैल्यू को टोटल वैल्यू से परसेंटेज में बदला जाता है, कि बैलेंस शीट का टोटल इतना है और उसमें से शेयर कैपिटल इतनी है, टोटल इतना है, रिजर्व इतना है, टोटल इतना है, ये इतना है, तो सबका टोटल से परसेंटेज निकाला जाता था, उसे क्या बोलते थे? कॉमन साइज। ये वैसे 12th क्लास में भी नहीं याद होंगे, अब भी नहीं होंगे। ट्रेंड एनालिसिस, ये याद नहीं है खाली, हाँ ये रिकॉर्ड क्या पेज उत्तम जी के चले हो गए। ट्रेंड एनालिसिस, तो ट्रेंड एनालिसिस तीसरी विधि जो होती है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या किया होगा? ट्रेंड आपके नहीं आता, उसके अंदर आया तो था ये भी 12th में, लेकिन इसका प्रैक्टिकल साइड टीचर कम कराते हैं। ट्रेंड एनालिसिस भी है, मुझे जानना।
तो ट्रेंड एनालिसिस में, हालांकि आपके यहाँ पे भी नहीं है ये कोर्स में, ट्रेंड में क्या होता है, आपको 5-7 साल की वैल्यू देखा आपका, 2015 की सेल इतनी, 16 की इतनी, 17 की इतनी, 18 की इतनी, 19 की इतनी और 20 की इतनी। उसमें क्या होता है, कुछ कुछ इंडेक्स की तरह निकाला जाता है, सूचकांक की तरह, कि 5 साल में से एक वर्ष को आधार वर्ष बना दिया जाता है, बेस ईयर, और फिर उनका इंडेक्स में बदला जाता है कि पिछले साल से इस साल की सेल कितनी बड़ी, अगले साल की कितनी, उससे अगले साल की कितनी, उससे अगले साल की कितनी। तो ये 12th में था, याद था। तो ऐसा एक क्वेश्चन इसमें होता था, उसमें एक साल से फिर सब सालों के क्या निकालते थे, एक ही वैल्यू के परसेंट। मीन इसमें एक ही वैल्यू होती है, ईयर बहुत सारे होते हैं, टाइमलाइन लंबी होती है, वैल्यू एक ही, जैसे सेल्स दी है तो 5 साल की सेल ही दी रहेगी, प्रॉफिट दिया हुआ है तो 5 साल का प्रॉफिट ही दिया रहेगा उनका। फिर एक रिलेशन देखा जाता है कि इस साल तो 20% बढ़ा, इस साल 25 बढ़ा, इस साल 15 बढ़ा, इस साल 18 बढ़ा, वो उनसे फिर एवरेज रेट निकाल दी जाती है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस होता है। चौथा क्या होता है, चौथा तो हम पढ़ेंगे, ये चैप्टर रेशियो का है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो में तरह तरह के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, ट्रेंड में इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता। पांचवा क्या दे रखा है, फंड फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस। और छठवां क्या है, कैश फ्लो। तो आजकल हर कंपनी को बनाना भी पड़ता है, आपको पता हो, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट हो गया कैश फ्लो। फंड फ्लो हालांकि सबको बनाना जरूरी है, तो फंड फ्लो सबके लिए आवश्यक नहीं है, जो ऑप्शनल है, और जो एनालिसिस है उसकी एक टेक्निक है। और भी इसके अंदर देखो, कई जने आजकल मार्जिनल कॉस्टिंग को भी इसकी टेक्निक मानने लगे, इसको मानने लगे मार्जिनल कॉस्टिंग। आप लिख लो चाहे नाम जी, मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें आप बीपी एनालिसिस वगैरह करते हो ना, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की ही टेक्निक मानी जाती है। क्या सब बोला है मैंने, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एक क्वेश्चन तो मोस्टली इनका ही बनता है कि भाई आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सी टेक्निक है नहीं है वगैरह, तो मार्जिनल कॉस्टिंग भी आप जोड़ देना, उसको भी आप इसी की टेक्निक मानता है। अब इनके बाद में इनकी बाकी की डिटेल आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा किसमें जाएंगे, रेशियो एनालिसिस में जाएंगे। इनका पैराग्राफ तो हालांकि मॉड्यूल के हिसाब से मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन अब इनकी जरूरत नहीं है। देखो, आपको रेशियो एनालिसिस जो टॉपिक आगे दिया हुआ होगा, वहां पे आ जाइए आप लोग नोट्स में, रेशियो। अब इससे आपको ये पता चल गया होगा कि रेशियो किसका पार्ट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक क्या होगी, टेक्निक होगी, मेथड होगी। रेशियो एनालिसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज नॉन एज रेशियो। क्या कह रहा है ये रेशियो के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर, अकाउंट्स की कोई भी दो सूचनाओं के बीच में आपका जो रिलेशन होगा वो क्या कहलाएगा, रेशियो। दो इंफॉर्मेशन के बीच, अकेले से तो कभी रेशियो निकलता ही नहीं है, दो तो डेटा चाहिए ना। कई बार तो एक ही चीज के 2 सालों के डेटा की कंपैरिजन कर ली जाती है, इस साल इतना, पिछले साल इतना। तो रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज नॉन एज रेशियो। रेशियो एनालिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ वन फिगर विद अनदर। इससे क्या किया जाता है, एक फिगर को दूसरे से कंपेयर किया जाता है, which help to make proper analysis about the strength and weakness of the firm's operation। इससे क्या होता है, फर्म को खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। तो क्या होगा, आप जो भी सारे रेशियो पढ़ोगे, इनमें एक आइडियल रेशियो आएगा सब में, मीन उससे फर्म को पता चल जाता है कि हम कितने सेफ्टी में, अच्छा है हमारा ये रेशियो या बुरा है, हमें इसे कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये हम एक अच्छी सही स्थिति में है या नहीं। इसके भी एडवांटेज दे रखे हैं पहले, एडवांटेज डिसएडवांटेज अपने सीएस में कुछ ज्यादा ही रहते हैं। देखो रेशियो के फायदे क्या है, तो पहला फायदा दे रखा है क्या, सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके हमें पता नहीं चलता कि हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। जैसे कोई आपको पूछे कि बैलेंस शीट रही, बताओ आपका शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी की पोजीशन क्या है, तो आप कैसे पता लगाओगे, बैलेंस शीट में खाली वैल्यूज को चेक करने से पता नहीं चलेगा, उसको करंट रेशियो निकाल के देखो, फिर पता चल जाएगा ना कि सॉल्वेंसी कैसी है। लॉन्ग टर्म का पूछे तो लॉन्ग टर्म में भी होता है, डेब्ट इक्विटी रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो है, वो निकाल के देखो। हम याद आ रहे हैं क्या कुछ सुने में कहीं। तो सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है, ये एनालिसिस पास्ट एंड फोरकास्ट फ्यूचर। इससे पास्ट का तो एनालिसिस हो जाता है, पास्ट को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन फ्यूचर का क्या किया जा सकता है, इससे फोरकास्ट किया जा सकता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना। थर्ड है डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। तीसरा इससे फायदा क्या बता रहा है, डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट कंट्रोल। डिसीजन कौन लेता है, मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट को डिसीजन के काम आ जाता है, और कॉस्ट को कंट्रोल भी किया जा सकता है खर्चों को। समराइज अकाउंटिंग फिगर
अकाउंट्स की जो भी अलग अलग सूचनाएं हैं बैलेंस शीट में तो बिखरी भी रहती है, हमें पता नहीं लगता उनका कौन सी चीज की क्या वैल्यू है और क्या काम आएगी। इससे इसको समरी के रूप में बना सकते हैं कि बैलेंस शीट देख के हमें पता नहीं चला शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का, इससे पता चल जाएगा दो रेशियो निकालते। पी&एल में प्रॉफिट का पता नहीं चल रहा कितना क्या हो रहा है, जीपी एंड पी रेशियो निकालते पता चल जाए। समराइज अकाउंटिंग फिगर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायिकता का भी पता चलता है, भी आपको बताया जीपीएलपी। लिक्विडिटी पोजीशन का भी पता चलता है, करंट रेशियो क्विक रेशियो। और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का किससे पता चलता है? प्रोप्राइटरी, डेट इक्विटी। इसके अलावा एक और होता है लिमिटेशंस भी दे रखी है। लिमिटेशन बहुत बार आती है, ध्यान रखना। लिमिटेशन जो है ना रेशियो की, ये बहुत बार पूछता। लिमिटेशंस में कमियां आ गई कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी ध्यान रखनी जरूरी है। The ratio analysis is not a foolproof method in financial statement analysis. It suffers from number of limitations. Some of these are. इनमें कुछ ये करा लिमिटेशंस भी हैं और वो लिमिटेशंस क्या क्या है वो आप लोगों को दे रखी है। जैसे रेशियो इग्नोर क्वालिटी फैक्टर, रेशियो सिर्फ क्वांटिटी को ध्यान रखता है, आपको ये नहीं बताता कि आपने क्वालिटी में कितना सुधार किया, आपके ग्राहक कितने खुश है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी, ब्रांडिंग, वो चीज नहीं बताता। जैसे कोई इंस्टीट्यूट की आप सफलता मापोगे कि सर आपके इतने स्टूडेंट है, इतने ग्रोथ हुए, ये भी वो भी, ये कोई नहीं देखेगा कि रिजल्ट कितना रहा क्या रहा। रिजल्ट से क्योंकि फाइनेंशियल फैक्टर नहीं है ना, तो अकाउंटेंट को ये नहीं देखेगा कि रिजल्ट से बच्चे बढ़े कि घटे। रिजल्ट खराब रहेगा बच्चे गिरेंगे, रिजल्ट अच्छा रहेगा बच्चे बढ़ेंगे। वो उस चीज को फैक्टर नहीं मानेगा क्वालिटी को, वो किसको फैक्टर मानेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मानेगा। तो वही चीज है। रेशियो इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, रेशियो हमेशा किसको इग्नोर करता है? ये करा क्वालिटी। ये ध्यान रखना अच्छे से। ये तो लिमिटेशन तो मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, ध्यान रखना। लिमिटेशन और टेक्निक, ये दो चीजें तो आप लोगों को अच्छे से याद रखनी। टेक्निक याद होगी शायद 6-7, और दूसरा क्या चीज आ रहा है? लिमिटेशन। लिमिटेशन में रेशियो इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर। दूसरा क्या आ रहा है? ट्रेंड आर नॉट द एक्चुअल रेशियो। हम कोई चीज का ट्रेंड निकालते हैं ना, वो एक एक्चुअल रेशियो नहीं होता। जैसे आपने पिछले सालों की सेल्स की ग्रोथ निकाली, कोई साल कितनी परसेंट, कोई साल कितनी, फिर उनका एवरेज किया, एवरेज आया मान लो 12%। इसका मतलब पिछले 5 सालों में सेल्स की एवरेज ग्रोथ कितनी थी? 12%। अब आप कह रहे हो कि सर इसका मतलब 2022 में 12% और बढ़ेगी पिछले साल से। क्या जरूरी है क्या 12 ही बढ़े? हो सकता है 15 बढ़ जाए, 20 बढ़ जाए, हो सकता है 10 बढ़ जाए, 8 बढ़ जाए, हो सकता है माइनस में भी चला जाए, कोरोना जाए। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। ट्रेंड आर नॉट द एक्चुअल रेशियो। डिफेक्टिव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तीसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या बता रही है कि अकाउंटिंग की कई बार इंफॉर्मेशन ही क्या होती है? डिफेक्टिव। अकाउंट्स की सूचनाएं हमें जो दी जाती है, जिनसे हम रेशियो निकाल रहे हैं, वो सूचनाएं पूरी नहीं है, सही नहीं है, गलत है, तो उनसे रेशियो भी अपने आप क्या हो जाएगा? इफेक्टिव हो जाएगा। एक जगह ऐसे ही ऑडिट कर रहे थे तो वहां मुझे ध्यान है, उन्होंने क्या, हमें कोई चीज की सूचनाएं दी, MIS बोलते हैं उनको, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी उनसे, क्योंकि हमने टाइम पीरियड छोटा दिया था, हमने कहा कि 7 दिन में ये सूचनाएं प्रोवाइड कराओ, तो उन्होंने क्या किया, जैसे वहां सूचनाएं क्या हर महीने तैयार होती थी, तो उन्होंने पिछले महीने का जो डेटा था वो ऊपर उन्होंने करेक्शन कर दिया, जैसे मार्च की जगह अप्रैल 21 वो थी किसकी? मार्च की, और अप्रैल 21 करके हमें दे दिया। अब बाद में क्योंकि ऑडिटर चालाक होते हैं, उन्होंने पिछले महीने का भी MIS था उनके पास, तो उनसे कुछ सूचनाएं उनको टकरा गई। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, ये चीज इतनी की इतनी रही है, इसमें चेंज ही नहीं। तो फिर उनको पता चल गया, अगले को डांट पड़ गई कि सूचनाएं आपने ओल्ड कैसे दी। मतलब वो सूचनाएं क्या हो गई? डिफेक्टिव हो गई। डिफेक्टिव से क्या होता है? फिर रिजल्ट भी क्या आता है? गलत आता है। चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, कई बार इसलिए भी हमारे रेशियो भ्रामक हो जाते हैं क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हम जो जिस तरीके से दिखा रहे हैं वो प्रोसीजर हमने क्या करती? चेंज की। कई बार क्या हम ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग का मतलब जैसे हमने कोई खर्चे और वो पब्लिक जैसे अलग अलग पहले दिखाते थे, एडवर्टाइजमेंट का अलग दिखाते थे, और कोई जैसे मार्केटिंग का अलग दिखाते थे, फ्री सैंपल का अलग दिखाते थे। अब उनको एक साथ में हमने ग्रुप करके पब्लिसिटी एक्सपेंसेस दिखा दिया। अब पिछले साल पब्लिसिटी के नाम से कोई खर्चा ही नहीं, जीरो दिखाया। पिछले साल अलग अलग 3 टुकड़ों में था और इस साल पब्लिसिटी एक साथ। अब कोई आदमी देखेगा तो उसको तो ये लगेगा पिछले साल तो जीरो है, इस साल वैल्यू इतनी होगी। तो वो क्या है? अकाउंट्स के आपने क्या चेंज कर दी? प्रोसीजर। कई बार कई चीजों की मेथड बदल दी जाती है डेप्रिसिएशन की ओर। वेरिएशन इन जनरल ऑपरेटिंग कंडीशन, कई बार हमारी कंडीशन भी क्या हो जाती है? चेंज। ऑपरेटिंग कंडीशन कि कई बार हमारा कोई प्लांट एक्स्ट्रा हमने लगा दिया, कोई बड़ा ऑर्डर मिल गया और हो गया, तो उससे भी हमारा प्रॉफिट लॉस पे बहुत असर पड़ता है। सिंगल रेशियो नॉट सफिशिएंट, अकेला रेशियो कभी नहीं देखना चाहिए। जैसे खाली करंट रेशियो देखना गलत है, करंट के साथ क्या देखना चाहिए? क्विक भी।
डेटर्स टर्नओवर की देखो, तीनों रेशियो मिल करके आपको क्या होगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का सही सही पता बताएंगे। मीन अगर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करनी है तो खाली एक रेशियो से नहीं बल्कि किससे चेक होगी, तीनों से। ऐसे लॉन्ग टर्म में भी एक नहीं बल्कि 3-4 रेशियो साथ में लगानी चाहिए। तो सिंगल रेशियो सफिशिएंट नहीं होता। अगला है यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, इसकी भी प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड रेशियो कोई है ही नहीं, मतलब ज्यादातर के फार्मूले भी सब विद्वान अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है इसमें ये फार्मूला काम मिले, कोई कहता है ये काम मिले। दूसरी बात, उनका आइडियल रेशियो भी सबके अनुसार अलग अलग है। कोई कहता है इसका 2:1 काम मिले, कोई कहता है 1.33 काम मिले। तो किसको माने उसको, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो कितने हो गए ये पॉइंट सारे? 7। कौन कौन से हो गए? 7। रेशियो, इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर, सेकंड ट्रेंड, एक्चुअल नहीं होते कभी भी, तीसरा डिफेक्टिव इंफॉर्मेशन, चौथा चेंज इन अकाउंटिंग प्रोसीजर, पांचवा वेरिएशन इन जनरल कंडीशन, छठवां सिंगल रेशियो नॉट सफिशिएंट, और सातवां यूज ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो, लैक ऑफ यूज है, ये सही स्टैंडर्ड रेशियो कोई है ही। फिर देखो रेशियो का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट चालू हो रहा है, क्लासिफिकेशन आ रहे हैं रेशियो कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहले हमें इनके नाम पता कर लें कि कौन कौन से रेशियो अपने कोर्स में। देखो ये भी है कि बीकॉम में आपकी इससे ज्यादा है, हालांकि कुछ 5-4 रेशियो और है उनके, हालांकि वो ज्यादा काम के नहीं है, काम वाले सारे रेशियो आपके सीएस में है, लेकिन जितने आपके कोर्स में सिर्फ उन्हीं में से पूछा जाना है, उसके आउट जाके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आपको रेशियो टोटल ये 20-25 दिए हैं, इनको ऊपर थ्योरी में भी बता रखा है, नीचे मैंने टेबल में भी लिख रखा है। तो क्लासिफिकेशन इसने फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर रखा है। देखो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो कौन कौन से हैं उनका अलग अलग एनालिसिस करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन जो किया है पर्पज के आधार पे, अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन इज नोन एज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। पर्पज के आधार पे जो अलग अलग टुकड़े कर रहे हैं उसको ये करा क्या कहेंगे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन से टुकड़े कर दिए इन्होंने, पहले प्रॉफिटेबिलिटी दे रखा है, लेकिन अब पहले इसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी की बजाय ये सॉल्वेंसी रेशियो ले लो। सॉल्वेंसी कहां दिया इसमें, 3rd नंबर पे किया है, नहीं ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, फाइनेंशियल रेशियो, हाँ फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो किया। देखो फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो जो है ना, आप लोग पहले इनको ही प्रैक्टिकली इनको ही पढ़ोगे, फाइनेंशियल या सॉल्वेंसी रेशियो। हालांकि इसमें सॉल्वेंसी रेशियो में भी 2 टुकड़े हो जाते हैं, कौन से, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। आप में से ऐसा तो नहीं है जो कॉमर्स का था ही नहीं पहले, एक दो जने थे फर्स्ट ग्रुप में, तो या कोई ऐसा जिसने 12th क्लास पढ़ी नहीं हो, कई जने बिल्कुल ऐसे ही हैं जिन्होंने 12th भी नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर भी नहीं पढ़ी अभी तक से। तो फाइनेंशियल इन रेशियो में सॉल्वेंसी में देखो 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक कौन सा शॉर्ट टर्म और दूसरा कौन सा हो जाता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जिनको कौन सा बोला जा सकता है, दूसरा नाम लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं। करंट रेशियो से जुड़े हुए होते हैं कि हमारी 1 साल से छोटे पीरियड के बारे में ये बताते हैं कि आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। इसमें 2 ही रेशियो मेन माने जाते हैं, आपके हालांकि नाम 3 के लिए भी, लेकिन आप आगे पढ़ोगे तो फार्मूले 2 के भी लिखेंगे। कौन कौन से नाम दे रखे, करंट रेशियो, करंट रेशियो की और भी नाम आगे आएंगे, कौन से होते हैं, जैसे इसका मेन नाम पॉपुलर वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोला जाता है। करंट रेशियो को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। दूसरा कौन सा आएगा इसके अंदर, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो जिसे क्या बोला जा सकता है, क्विक रेशियो भी बोला जाता है, और भी कोई नाम होता है इसका, हाँ एक एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। और एक तीसरा इसने दिया एब्सोल्यूट लिक्विड या केस रेशियो दिया है। एब्सोल्यूट लिक्विड था क्या आपके कहीं, एब्सोल्यूट लिक्विड या केस रेशियो एक होता है। ये 3 रेशियो इसने दे रखे हैं। 3 रेशियो जो है इनमें करंट के आपके करंट, लिक्विड और कैश रेशियो, इनमें 2 के बाद में तो आपके कहीं सुने हुए भी होंगे। और दूसरी तरफ नीचे कौन से दे रखे हैं इसके बाद में, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, केवल सॉल्वेंसी भी बोल देते हैं इनको कई बार, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें रेशियो बहुत सारे होते हैं वैसे, लेकिन आपके कोर्स में बहुत कम है, शायद 4 ही है। कितने तरीके, डेब्ट इक्विटी, कैपिटल गियरिंग, फिक्स्ड असेट्स, प्रोप्राइटरी, इंटरेस्ट कवरेज, डिविडेंड कवरेज, आपके तो और से ज्यादा दे रखे हैं। पहला तो कौन सा, हालांकि एक तो हैप्पी डेब्ट इक्विटी दे रखा है, एक सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है, शायद सॉल्वेंसी थोड़ी दी है, डेब्ट इक्विटी दे दिया। दूसरा कैपिटल गियरिंग,
कैपिटल गियरिंग रेशियो और फिक्स असेट्स रेशियो एक नया ये भी दिया आपके था क्या कहीं, फिक्स असेट्स रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर तो होता है, यहाँ फिक्स असेट्स रेशियो सिर्फ, और प्रोप्राइटरी रेशियो तो आता है आपकी, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज भी था क्या, इंटरेस्ट कवरेज, इसको डेब्ट चार्जेज ऐसे कुछ भी बोलते हैं, और डिविडेंड कवरेज रेशियो। डिविडेंड कवरेज रेशियो मार्केट वालों का सा लगता है आपको, नाम सुना हो तो डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर वगैरह, लेकिन ये डिविडेंड कवरेज आगे लिखा हुआ, ध्यान रखना इसको क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड कवरेज रेशियो। पहले तो आपको ये नाम भी, क्योंकि थ्योरी में नाम से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, इनमें से कौन सा लॉन्ग टर्म का है, कौन सा नहीं है, कौन सा इसका है, कौन सा उसका नहीं है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना। इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किसके आएंगे इस टॉपिक में, रेशियो के आएंगे। आपने पहले जो थ्योरी पढ़ी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसकी खाली दो एक चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे वो एक तो ऑब्जेक्टिव आया था, फिर नीचे उनकी टेक्निक आ गई, फिर अभी लिमिटेशन पड़ी थी रेशियो की, वो तो ये चीजें। ऑब्जेक्टिव में एडवांटेज तो क्या, हम पढ़ने से भी आइडिया लगा लेते हैं कई बार, लिमिटेशन का नहीं लगता कभी आइडिया, ही ध्यान रखना। लिमिटेशन याद करोगे तभी होती है, वरना आप सोचोगे कि वहां पढ़ने से पता चल जाएगा, वो नहीं पता चलता। और आजकल वो सिंपल तरीके पूछते नहीं है कि भाई आपको चारों में से एक ही छांटना है, वहां 7-8 पॉइंट दे देते हैं, फिर उनमें से आपको पेयर बनाना होगा। तो देखो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन दोनों के अंदर आपके रेशियो 3 और 6 नो रेशियो इनके आपको पड़ेंगे, इनके सबके फार्मूले भी आएंगे। देखो इनके बारे में ऊपर 2 थ्योरी में की लाइन दी हुई है, वो देखो क्या दी हुई है ऊपर, 3 नंबर थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, ना क्या ऊपर फाइनेंशियल रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो, क्या लिखा हुआ वहां पे, these ratio are calculated, ये रेशियो हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, टू जज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों निकालते हैं रेशियो, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रॉम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू। इससे पता चल सके हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्वेंसी पॉइंट से हमें पता चल सके। Thus it can be subdivided, इसको दोनों टुकड़ों में बांटा जाएगा, इसीलिए एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जिन्हें क्या बोला है दूसरा नाम लिक्विडिटी रेशियो, और दूसरा क्या बोल रहा है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इन्हें क्या बोला है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। ऐसे दो नाम से अलग अलग जाओ। तो बोलो इनमें कोई डाउट हो तो, रेशियो के नाम तो आप लोगों को ज्यादातर के सुने में, कोई एक दो लास्ट वाले नाम नहीं होंगे। इसके बाद में दूसरे रेशियो कौन से लेते हैं हम, एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो, और भी कुछ नाम होता है कि इसका, एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो भी कोई। ये रेशियो अपने बिजनेस की क्या बताते हैं, एफिशिएंसी, असेट्स को यूज करने की पावर, वो सब हमें पता चलती है कि हमारा बिजनेस जो वो कितना एफिशिएंट है, वो इससे पता चल जाता है। एफिशिएंसी मन में याद रखना। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो अपने दूसरे वाले, इनमें टर्नओवर शब्द क्यों लगता है, क्योंकि ये ज्यादातर इनमें जो एफिशिएंसी निकाली जाती है वो किस पे बेस होती है, सेल्स पे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, या तो सेल्स पे बेस होती है या फिर किस पे बेस होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स से जुड़ी हुई होगी सीओजीएस की, तो इसलिए इनको टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। और ये टाइम्स में निकलते हैं, ये पहले वाले जो रेशियो निकलते थे तो ज्यादातर अनुपात में निकलेंगे, 2:1, 3:1 ऐसे, और ये किस पे आएंगे, इनमें आगे रेशियो डेस लगा के 1 नहीं लगाएंगे, इनमें क्या लिखा जाएगा आगे टाइम्स, 5 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे लिखा जाएगा। ये टर्नओवर रेशियो तो बहुत होते हैं, इनमें से आपके कोर्स में क्या क्या दे रखे हैं वो देख लो। एक्टिविटी का टर्नओवर में पहला तो कौन सा दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक आजकल क्या बोला जाता है, कुछ नहीं बोलते, इन्वेंटरी टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है ना। आजकल वो फॉर्मेट शेड्यूल 3 चल गई ना, तो शेड्यूल 3 में इनके नाम भी अनोखे अनोखे आ गए। स्टॉक टर्नओवर दूसरा कौन सा हो गया, डेटर टर्नओवर, सब में टर्नओवर सब लगा रहेगा। डेटर्स को क्या बोलेंगे, रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। फिर तीसरा क्रेडिटर टर्नओवर, ये 3 तो परमानेंट आप लोगों ने सुने ही होंगे नाम, 3 टर्नओवर तो हर सिलेबस में रहते ही। क्रेडिटर टर्नओवर, इसको अकाउंट पेबल बोल देते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर। चौथा फिक्स असेट टर्नओवर, इसमें देखो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चलता है आपकी फिक्स असेट टर्नओवर में, क्योंकि रेशियो 2 जगह आ गया। हाँ सॉल्वेंसी में भी आया था ना, ये ऑनलाइन वाले जान रहे हो क्या भाई, या वेट कर रहे हो ब्रेक का? सर सर
लग रहे हो? रेशियो दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर। बोर्ड पे देख लो और बुक कल ले ही लेना। आप लोगों को बार बार ये नहीं कि भाई किसी को क्लास के बीच में कुछ सुनना पड़ेगा, बुक आप लोगों को लेनी है। स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर और फिक्स असेट टर्नओवर। इसमें तो खाली फिक्स असेट रेशियो होता है, ध्यान रखना। इसमें अलग होता है फार्मूला भी आप पढ़ोगे, फिक्स असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड कैसे लगेगा। और ये फिक्स असेट टर्नओवर है, इसमें फार्मूला अलग लगेगा, सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स या सीओजीएस अपॉन फिक्स असेट्स। फिर पांचवा क्या आएगा? टोटल असेट टर्नओवर भी है कोर्स में, टोटल असेट्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर भी है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर और सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर है। कौन सा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर। इसमें और भी कोई आ सकता है, उनको लास्ट में हम बोल देते हैं एक्स वाई जेड टर्नओवर। और भी कोई आएगा तो उसको भी वाई को निकालेंगे, एक्स वाई जेड टर्नओवर, एबीसी टर्नओवर या एक्स वाई जेड, क्योंकि इनमें फार्मूला एक फिक्स पैटर्न से चलता है तो दिक्कत नहीं आती। इसके लिए ऊपर दो लाइनें थ्योरी की, इसने क्या बोली है वो भी देखो, टर्नओवर रेशियो की। These ratio are used to measure the effectiveness of the use of capital or assets in the business। ये जो रेशियो होते हैं वो किसको बताते हैं कि हम कितने इफेक्टिव तरीके से हमारे रिसोर्स को काम में ले रहे हैं, कैपिटल को, तरह तरह की एसेट्स होती है ना, उनको कितना अच्छे से काम में ले रहे हैं। These ratio are usually calculated on the basis of sales। ये रेशियो किसके आधार पे निकाले जाते हैं? सेल्स के आधार पे और सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आधार पे, एंड एक्सपेक्टेड इन इंटीजर रादर देन एज परसेंटेज। और इनको इंटीजर के रूप में निकालेंगे, परसेंटेज की बजाय पूर्णांक के रूप में, 0.2 के रूप में निकालेंगे। तीसरे रेशियो कौन से दे रखे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी। ये रेशियो ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे हार्ड आपको कौन से वाले लगते हैं? हाँ सारे। मेरे हिसाब से तो कईयों को तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के हार्ड लगते हैं और कईयों को ये प्रॉफिटेबिलिटी वाले। प्रॉफिटेबिलिटी तो सारे कोर्स में होते हैं ना, तब हार्ड लगते हैं। सीबीएसई वालों के तो काफी सारे होते हैं, उनकी हार्ड रहता है काम, उनके बहुत सारा डीप में भी है ये पॉइंट रेशियो का, उतना डीप में सीएससीएस में नहीं। देखो ये कौन कौन से रेशियो दे रखे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, इनसे आपको प्रॉफिट अलग चीज होता है, बट ध्यान रखना प्रॉफिटेबिलिटी अलग होता है। रखेंगे दोनों में क्या फर्क होता है? प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉफिट तो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमेशा उसका अनुपातिक, परसेंटेज में, अनुपात में कि कितना प्रतिशत है, वो एफिशिएंसी बताता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में तो जीपी रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और एनपी रेशियो भी है कोर्स में, और केस प्रॉफिट, केस रेशियो दिया है, केस प्रॉफिट। हाँ ये बहुत कम काम में आता है, आपकी दिया हुआ केस प्रॉफिट रेशियो। और रिटर्न के पहले वो ऑपरेटिंग रेशियो नहीं है क्या, आपको लिखते हैं पहले लास्ट में, तो उसको यही लिखो ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो अगर है तो आपको मैं इसके साथ एक और बताऊंगा, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बताऊंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग रेशियो अलग अलग होते हैं। और फिर अब ये तो 5 हो गए, जैसे 4 ही होते हैं, आपने एक केस प्रॉफिट अलग दे दिया, इसलिए 5 हो गए। जीपी, एनपी, केस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका क्रम आप उल्टा पुल्टा कर लेना, नंबरिंग लगा देगा तो याद रह जाएगा। फिर रिटर्न वाले हार्ड पड़ते हैं। रिटर्न वाले आपके कितने? 2 ही है क्या? 3 है, 2 3 है। एक तो आरओआई का दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, आरओआई, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आपके दे दिया, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और एक डेब्ट सर्विस रेशियो भी दिया गया, डेब्ट सर्विस कवरेज क्या होती है, डेब्ट सर्विस कवरेज तो इसका नहीं होता वैसे देखा जाए, ये रेशियो रियल में किधर का होता है? इधर का, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का होता है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी वाले को आपकी किस में डाला हुआ? हालांकि प्रॉफिटेबिलिटी। इधर आएंगे ना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और ये डिविडेंड कवरेज, उन्हीं को दोनों को जोड़ के बन जाएगा डेब्ट सर्विस। ऊपर थ्योरी की 2 लाइनें देख लो क्या दी हुई है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो गिव्स सम यार्डस्टिक टू मेजर द प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होता है वो एक ऐसा यार्डस्टिक है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम प्रॉफिट को माप सकते हैं रिलेटिव टर्म्स में, मीन अनुपात या परसेंटेज में।
with reference to sales, assets or capital employed. These ratio highlight the end result of business activity, कि हमारे को end result बताते हैं। The main objective इनका क्या होता है, profitability का efficiency पता करना। मैंने वो वर्ड गलत बोल दिया, एक्टिविटी या टर्नओवर में नहीं आता एफिशिएंसी सब, किसमें आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है। प्रॉफिटेबिलिटी से ही पता चलती है एफिशिएंसी, ना कि एक्टिविटी से। नहीं, इनसे भी पता चलने को चलती है, लेकिन एफिशिएंसी रेशियो से रियल में किसको बोला जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी को। बाकी मैं देख लो अगर थोड़ा डाउट लग रहा है, मेरे को ज्यादा ये लग रहा है एक्टिविटी में आएगा, और ये बुक वाला कराए कि सर उधर जाओ प्रॉफिटेबिलिटी। फिर चौथा कौन सा दे रहा है, ये मार्केट टेस्ट रेशियो भी थे क्या, मार्केट टेस्ट रेशियो 4 या 5 होते हैं आपके 4 दिए में, लेकिन वो 5वां अपने आप ही में काम आता है। मार्केट टेस्ट रेशियो, इसमें बाजार की वैल्यू, बाजार के अंदर हमारी कंपनी के शेयर की प्राइस, वो सब काम में लेके इनको निकालते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से देते हैं आपको, अर्निंग पर शेयर, जिसको शॉर्ट में ईपीएस बोल सकते हैं ना, एक शेयर की अर्निंग कितनी है। दूसरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो भी एक काम आता है। इन दोनों को ईपीएस को पी को गुणा कर देते हैं तो मार्केट प्राइस आ जाता है, आपने सुना होगा। फिर तीसरा डिविडेंड पे आउट, और चौथा डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड पे आउट, शॉर्ट में पे आउट रेशियो बोलते हैं इसको, और चौथा डिविडेंड यील्ड, इसको शॉर्ट में यील्ड रेशियो बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड। पांचवा जो है दिया नहीं, लेकिन वो डिविडेंड पर शेयर का होता है। जैसे ईपीएस पर आपने अर्निंग पर शेयर होता है, वैसे ये कौन सा होता है, डिविडेंड पर शेयर। दिया हुआ हो नहीं दिया हुआ हो तो ये भी कई फॉर्मूले में निकालना पड़ता है, डिविडेंड पर शेयर आप जोड़ सकते हो। ये 4 तो होते हैं, ये 5वां अंडरस्टूड है। तो ईपीएस लास्ट में लिखा मैंने डीपीएस, बाकी पीई रेशियो, पे आउट रेशियो और यील्ड रेशियो, ये 5 रेशियो किसके अंदर आते हैं, मार्केट टेस्ट रेशियो में आते हैं। मार्केट टेस्ट की कोई ऊपर खास थ्योरी नहीं है, ये वो रेशियो है जो ये करे मार्केट वैल्यू को कनेक्ट करते हैं। इनको देखो पांचों को, आपको इनकी लिस्ट को याद करना है, और जब मैं पूछूं तो आप लोगों को पूरे नाम बताने, इनमें मिस नहीं होना चाहिए कोई भी फिगर। जैसे नहीं कि भी आपको याद धीरे धीरे याद कर रहे हो, कि सोच सोच के बता रहे हो, वो चीज नहीं करनी। सारे रेशियो याद करने सब लोगों को, ठीक है ना, सुन रहे हो क्या। पढ़ाई करनी है डेली, 2 घंटे की टाइम दे दोगे ना, इस शुरू में तो 1 घंटा ही आपके लिए बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल जब चालू हो जाएंगे तब आपको क्या करना होगा, ज्यादा टाइम देना होगा। देखो 2 ही तरीके हैं, थ्योरी को तो आप क्या करो, डेली लर्न करो और टीचर को सुनाओ, या पूछे आपका नंबर आए तो आपको सुनाना है। मैं अपने आप ही रैंडम बेसिस पे आपसे पूछता रहूंगा डेली। और प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को आपको उनकी तैयारी होगी, आपको जस्ट जैसे भी मैं आपको करवाऊंगा उसके बाद में आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना प्रैक्टिकल सॉल्व करने की हुई कि नहीं। प्रैक्टिस पहले 150 सवाल करवा दूंगा, उसके बाद में तो आपको टेस्ट के बाद भी पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल का तो टेस्ट से पता चलेगा, हालांकि उनको खुद घर जाके भी वापस आपको करना है। ज्यादा सही देखो, मैं प्रैक्टिकल में भी आप क्या तरीका काम में लेना कि बोर्ड पे करवाते ना, उस टाइम उसकी कॉपी मत करना, ठीक है ना। घर पे जाकर के आप क्या करो, उन क्वेश्चनों को खुद कहीं आप लिखने की कोशिश करो, या यहाँ पे लिखते हो वो अलग नोटबुक में लिख लेना, और घर पे जाके आप वापस उन क्वेश्चनों को देखते हो, वापस करते हो, तब अलग करके देखना। क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ध्यान रखना कोई भी चैप्टर इजी नहीं लगेगा। यहाँ पे करंट रेशियो भी निकालूंगा ना, आपको लगेगा क्या करते हैं सब फालतू। खुद करोगे ना तो वो करंट रेशियो में भी सोचने लग जाओगे कि कौन कौन सी वैल्यू जोड़ू। बैलेंस शीट में 8-10 नाम दिखे रहा आपको गड़बड़, कौन सी जोड़ दी कौन सी। तो वो थोड़ा हर चीज के अंदर ये क्वेश्चन जो आते हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव में इजी नहीं आते रेशियो, अगला रेशियो में भी क्या करेगा, आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज डालेगा जिसमें आपको सोचना पड़े। तो वो बात है, और ये पुरानी एक्सरसाइज को इसलिए आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत कम आएगी। तो 5 मिनट ब्रेक दे रहा हूं मैं, 5-7 मिनट के बाद में एफ